नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन एवं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है पूरे 60 अंक की, इसलिए आप इसको लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको यह पसंद आए, यह चैनल, यह वीडियो, ये प्रश्न आपको अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, खेलों के द्वारा सामाजिकता किस प्रकार से विकसित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। इस प्रकार जो है वह खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है हम बोल सकते हैं कि खेलों से जो है बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स, विकास के अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वह रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था। तो विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, किशोर अवस्था की विशेषता में क्या शामिल नहीं है? तो संचय की प्रकृति के अलावा अन्य सभी विशेषताएं किशोर अवस्था की है, तो संचय की प्रवृत्ति जो है वह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो मनोविज्ञान होता है उसे किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसे मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। थोड़ा सा देखते हैं, वर्तमान में जो मनोविज्ञान को मन एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम करेक्ट आंसर बता दी कि वर्तमान में जो है मनोविज्ञान को मन ने बताया हमने करेक्ट आंसर, लेकिन मन एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट आएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे को कैसे रंग सफेद पसंद आते हैं? तो फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं उन्हें किस प्रकार के रंग जो है वह पसंद आते हैं? तो फ्रेंड्स, बच्चे को चमकीले और चटक रंग जैसे लाल, पीला, गुलाबी, हरा रंग, इस प्रकार के जो रंग हैं वह बच्चे को पसंद आते हैं। शोध अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों को चटक, चमकीले एवं परावर्तित होने वाले रंग तथा लाल, पीला, गुलाबी, हरा रंग, सफेद पसंद आते हैं। इस प्रकार के जो है शोध से पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है वह फ्रायड मनोवैज्ञानिक का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स, हम फ्रायड के अनुसार उपरोक्त जो प्रसिद्ध कथन है वह फ्रायड ने दिया था। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, छोटे बच्चों को अभिभावक स्कूल क्यों भेजते हैं? तो फ्रेंड्स, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें जो पेरेंट्स होते हैं वह स्कूल क्यों भेजते हैं? तो किस लिए भेजते हैं? तो फ्रेंड्स, वह बच्चे को सामुदायिक रूप से नए अनुभव सीखने के लिए जो है वह बच्चों को अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं वह स्कूल भेजते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्यों भेजते हैं, सामाजिक वहाँ क्या होता है। तो छोटे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ रहकर स्कूल में नए अनुभव जैसे कतार में खड़ा होना, गीत, राइमा गाना, हाथ पैर हिलाना, पानी की बोतल लाइन में रखना और नमस्कार आदि तौर तरीके सीखने हेतु भेजा जाता है। मतलब सामाजिक जो कार्य होते हैं वो सीखने के लिए जो है बच्चों को अपने स्कूल भेजा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, बच्चे किसके संदिग्ध में बेहतर सीखते हैं? तो फ्रेंड्स, बच्चे जो होते हैं वह किसके संदिग्ध में, मतलब किसके साथ रहकर जो है वह बेहतर सीखते हैं? तो फ्रेंड्स, वह स्कूल के शिक्षक के पास अपने समूह में रहकर जो है बच्चे बेहतर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। प्रायः थोड़ा डिटेल में जानते हैं, प्रायः देखा गया है कि बच्चे घर में ज़्यादा प्यार पाकर सीखते कम है, मनमानी ज़्यादा करते हैं, परंतु स्कूल में शिक्षक के द्वारा बताए जाने पर समूह में रहकर बेहतर सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कारण से जो है बच्चे जो है स्कूल में शिक्षक के द्वारा बताए जाने पर समूह में रहकर बेहतर सीखते हैं। नवा क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक हेतु इसलिए आवश्यक है क्योंकि। तो क्यों आवश्यक है? मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है जो टीचर होते हैं उनके लिए क्यों आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स, क्योंकि मनोविज्ञान की सहायता से वो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को
अधिक प्रभावशाली बना सके। जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वह मनोविज्ञान के माध्यम से जो है अपनी जो शिक्षण उनको जो पढ़ाते हैं उसको वो और बेहतर प्रभावशाली बना सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे कैसी टीचर पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चे जो होते हैं वह कैसे शिक्षक या टीचर पसंद करते हैं। तो वह उपरोक्त सभी प्रकार के पसंद करते हैं। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बच्चों को सुंदर गाड़ी, साड़ी या ड्रेस पहनने वाली, गाने सिखाने की मधुर आवाज़ तथा खेल खेल में सिखाने वाले टीचर बहुत पसंद आती है। अतः उपरोक्त सभी विकल्प जो है वह बिल्कुल सत्य है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायी में शामिल है। तो फ्रेंड्स समाजीकरण जो प्रक्रिया होती है तो उसमें शिक्षकों के जो उत्तरदायित्व है वह शामिल हैं। तो कौन से उत्तरदायित्व शामिल है? पहला है समाजीकरण वातावरण का निर्माण है, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में शामिल है तो उपरोक्त सभी चीजें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ के बता देते हैं हम आपको कि समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसलिए करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, बच्चे जिद्दी क्यों बनते हैं। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे अपने जिद्दी बन जाते हैं तो वह किस कारण से बनते हैं। तो उसका कारण है जब परिवार में माँ बाप में अंतर व्यक्तिक संप्रेषण सही ना होने से उन्हें बार बार डांट सहनी पड़ती है। इस वजह से जो है बच्चे जो है वह जिद्दी बन जाते हैं। मतलब जो मम्मी पापा होते हैं, परिवार में जो माँ बाप होते हैं, उनमें जो है एक दूसरे से उनका नहीं बनता है, मतलब थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई होती है। इसके कारण जो है बार बार वह डांट सहनी पड़ती है बच्चे को, इसलिए जो है वह जिद्दी हो जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि बालिकाओं का भविष्य विकास बालकों से उच्च रहता है। तो फ्रेंड्स जो लड़कियां होती हैं उनका जो भाषिक विकास जो है वह बालकों से उच्च रहता है। तो क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि बालिकाओं का भाषिक विकास बच्चों से उच्च रहता है। तो वह कौन सी अवस्था में रहता है? बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से उच्च रहता है। तो फ्रेंड्स वह जो होता है वह बाल्यावस्था में जो है बालिकाओं का भाषा विकास जो है बाल्यावस्था में बालकों से आगे रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो फ्रेंड्स जो बच्चे के बौद्धिक विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वह सामाजिक परिवेश एवं परिवार में प्राप्त अनुभव, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं। हर एक बच्चे का मानसिक मस्तिष्क उसके शरीर के क्रमिक विकास के साथ बढ़ता है और वय के अनुसार इस विस्तृत मस्तिष्क में बौद्धिक विकास बच्चे के सामाजिक परिवेश एवं परिवार में प्राप्त अनुभव के आधार पर जो है बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, इन कारणों से जो है बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। 15वां क्वेश्चन है, मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा तैयार किया गया है? जो मौखिक प्रतिवेदन है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वह वाटसन के मौखिक प्रतिवेदन जो है वाटसन द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि आपकी कक्षा में शर्मीला बच्चा आ जाए तो उसके सीखने को आप कैसे संवर्धित करेंगे। तो फ्रेंड्स कोई अगर बच्चा हमारी क्लास में शर्मीला टाइप का है तो उसे हम किस प्रकार से सिखा सकेंगे। तो फ्रेंड्स उसे हम बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे सभी बच्चों के साथ मिलने जुलने, अपना लंच शेयर करने, सबके साथ गाने और खेलने को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वह शर्मीला जो है, शर्मानापन है वह दूर हो जाएगा, जिससे वह फिर सीखने में उसको हम सिखा सकते हैं, अच्छे से सिखा सकते हैं। इसका थोड़ा डिटेल आप देख लीजिए। इस प्रकार से है कि ऐसे बच्चे कुछ विशेष परिस्थिति विश ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे घर में अकेला होना, गलती होने पर डांट पड़ना, साथ ही आस पड़ोस के बच्चे के साथ मिलने जुलने की कमी की वजह से झिझक के कारण बच्चा अंतर्मुखी और शर्मीला हो जाता है। इस कारण से जो है बच्चा शर्मीला हो जाता है। उसे समुदाय दूसरे से मिलने जुलने का ज़्यादा अवसर देकर हम उसकी झिझक खत्म कर सकते हैं। मतलब बाकी बच्चों के साथ पढ़कर, उसको खेल कर, लंच बॉक्स शेयर करके साथ में बैठाल कर उसका जो शर्मीलापन है, उसे झिझक को हम दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है। तो फ्रेंड्स सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य मतलब शिक्षण संबंधित कार्य कराने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स होती है अक्षरों को पहचान कर लिखने की। जो सीखने की प्रक्रिया में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अक्षर को पहचान कर लिखने की जो कठिनाई होती है वो पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा कठिनाई इसी बात की होती है कि अक्षरों को पहचान कर लिखने की।
मतलब वो बच्चा जो होता है वह अक्षरों को पहचान कर लिख नहीं सकता। उसको थोड़ा व्याख्या में देखते हैं हम। शैक्षिक प्रक्रिया के आरंभ में बच्चे के लिए सबसे कठिन काम अक्षरों को पहचानना कर लिखना है, क्योंकि लिखने में हाथ, आंख एवं मस्तिष्क तीनों का समावेश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित क्या है? तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित है मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांतों पर बल। तो उपरोक्त सभी सम्मिलित है। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में उपरोक्त सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है? तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता में क्या क्या शामिल है? तो पहला है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है तो वह उपरोक्त सभी चीजें शामिल है। पहला है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक उपगाम का प्रतिपादन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो वह फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो फ्रेंड्स, स्वाभाविकतः कक्षा के मनोविज्ञान वातावरण की जिम्मेदारी जो है मुख्यतः कक्षा शिक्षक की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर भी करे तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, कोई स्टूडेंट है जो एक ही गलती को बार बार कर रहा है, तो हम उसको सुधारने पर भी करे तो आप क्या करेंगे? मतलब उसको हम सुधारे भी तो फिर भी गलती कर रहा है तो उसे क्या करेंगे? तो बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने को कहेंगे। मतलब वह गलती को हम उसे लिखित रूप से बार बार दोहराने को कहेंगे, जिससे वह उसको सुधार सके। और थोड़ा सा इसमें डिटेल देख लेते हैं हम। गलती करना मानवीय भूल है, अतः उसके मस्तिष्क में सीखने की जो रेखा प्रभाव के निर्माण के लिए सही प्रक्रिया को बार बार दोहराने से भी वह कभी न भूलने वाला ठोस तथ्य याद कर लेगा। यदि एक बार का लिखना 10 बार के पढ़ने के बराबर होता है, इसलिए जो है हम उसको उसकी गलती को बार बार लिखने को कहेंगे, जिससे वह गलती को सुधार सके। 23 क्वेश्चन है, बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वय सीमा का क्या प्रभाव होता है? तो फ्रेंड्स, बच्चे को अगर अपन को सिखाना है, सीखने में वय सीमा जो होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह उसका प्रभाव यह पड़ता है कि शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो, तभी वह सीखने के लिए तैयार रहता है। अगर उसका शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो तभी वह सीख सकता है, तो उसे ही वय सीमा का प्रभाव होता है। यही जो है वह वय सीमा का प्रभाव क्या होता है? तो वह शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से तैयार हो, उसे ही हम वय सीमा का प्रभाव कहते हैं। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बच्चे का मस्तिष्क शरीर के आकार प्रकार के साथ विस्तृत होता है, अतएव किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी होता है, उसे हम वय प्रभाव की सीमा कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अध्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट में हमको अध्यवसाय चेतना का अगर विकसित करना है तो अपन को किसी स्टूडेंट में अगर अध्यय चेतना जो विकसित करना है तो आप उसके लिए एक शिक्षण होते के नाते कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स, उसमें अपन जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग उपयोग सभी प्रकार का किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम अध्यय चेतना का विकसित करने में सफल होंगे। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। विद्यार्थियों में अध्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए कक्षा में एक विमी वातावरण स्थापित करना होगा। पहला तो यह है, विद्यार्थी को हताश से बचाने के लिए एक अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर या सामान्य से निम्न लेबल नहीं देना चाहिए। साथ ही विद्यार्थी को सफलता के बहुत सारे आयामों से परिचित कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम जो है उसमें यह चेतना का विकास कर सकते हैं स्टूडेंट में। तो ये सभी तो अपना करेक्ट आंसर आएगा, उपरोक्त सभी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, व्यवहारवाद की स्थापना जो है वह वाटसन ने की थी। ऑप्शन नंबर
ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया। तो फ्रेंड्स फोबिया पर कार्य किया, तो फ्रेंड्स बालकों के साथ फोबिया पर कार्य करने वाला प्रसिद्ध वैज्ञानिक वाटसन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, मतलब बहुत ही विनम्र होना, स्वयं में एकदम सीमित होना, ये जो गुण होते हैं वह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के कौन से वर्ष तक होती है स्व केंद्रित अवस्था। तो वह 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो है वह पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, जो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों में जो है वह धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन, जिनको हमने थोड़ा डिटेल में बताने का आपको प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो अगर आपको और भी वीडियो पाना है तो एक बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, तो आपको जो है डेली जो अपडेट आते हैं वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। तो फ्रेंड्स कौन जो है तो वह है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वह सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो खाद्य श्रृंखला होती है जैसे चलती है खाद्य श्रृंखला एक के बाद एक, तो वह उसका परस्पर समूह को कहा जाता है, तो उसे खाद्य चक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो फ्रेंड्स जैविक पर्यावरण में उपरोक्त सभी शामिल है। पहला है उत्पादक भी शामिल होता है, उपभोक्ता भी शामिल होता है और अपघटक भी शामिल होता है। तो जैविक पर्यावरण में शामिल है तो उपरोक्त सभी चीजें शामिल होती है। अपन चौथा क्वेश्चन देखेंगे किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी विसोई के योगदान पर बल बोल रहा है क्योंकि क्यों बोल रहा है एक अध्यापक जो है वह मेघा पाटेकर और अमृता देवी विश्नोई के योगदान पर बल बोल रहा है। तो क्यों बोल रहा है तो फ्रेंड्स क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, इसलिए जो है वह बोल रहा है। दोनों के आंदोलन जो थे वह पर्यावरण मुद्दों पर थे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे हम वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वन्य प्राणी सप्ताह यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो याद रखना है अपन को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो फ्रेंड्स प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वह रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा यदि एक मेढक जो है वह टिड्डे को खाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। फ्रेंड्स ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखिए कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो वह प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। तो फ्रेंड्स कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है तो यह उत्तराखंड जो है वह राज्य चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है तो वह शेर है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता किसे कहा जाता है तो वह शेर को कहा जाता है।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट होगा, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है कि यह जो क्वेश्चन है, यह जो संबंधित है, यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह एक दिशी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो फ्रेंड्स परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो वह होता है सूर्य का प्रकाश ही परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन जो होता है वह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता है? तो वह सौर मंडल, सौर मंडल जो होता है वह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 17वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो वह WWF जो है वह पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि 10% नियम दिया गया। तो फ्रेंड्स 10% नियम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो वह लिंडमैन के द्वारा जो है 10% नियम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र होता है, और पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा तो अब यहां पर समुद्र दिया नहीं है, तो यह तालाब आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन जैविक कारक नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन जो होता है वह जैविक कारक, मतलब समझ रहे हो आप कि जैव से जैविक कारक जो है वह नहीं है। पहला है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। तो कौन सा जो है वह जैविक कारक नहीं है? तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे जैविक कारक होते हैं, जंतु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, प्रस्तर जो होता है वह जैविक कारक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं कि जल मंडल में पाए जाते हैं कि वायुमंडल में पाए जाते हैं कि प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अधिकतर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वह स्थल मंडल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो फ्रेंड्स अगर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो है कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो वह 10% होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन। फ्रेंड्स सॉरी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, टेक्नीशियन से थोड़ी गलती हो गई, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? तो वह पादप जो है वह निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो पादप जो होता है वह जैविक घटक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे देश में जो है वन महोत्सव दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह 1 जुलाई को जो है वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स CG टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब अपने को पूछ सकता है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो वह उपरोक्त सभी चीजें आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। तो उपरोक्त सभी चीजें जो है वह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। 28वां क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह बिल्कुल सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। तो किस अंतरक्रिया का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स वह उपरोक्त सभी अंतरक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। पहला था वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। तो ये जो है उपरोक्त सभी जो है वह अंतरक्रिया के एक दूसरे के अंतरक्रिया के उदाहरण है। 30वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी जो होते हैं। पहला है तो सभी जीव, भू आकृति कारक, जल वली कारक। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपने यह वीडियो पूरा वॉच किया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।